आज के लेक्चर का टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार। 19 मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार सरकार को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 का अधिनियम पारित किया गया। साम्राज्यवादी सरकारें बिना कारणों के शासन सुधार संबंधी अधिनियम पारित करने की अभ्यस्त नहीं होती है। 1919 के सुधार अधिनियम को पारित करने के पीछे कई कारण रहे। उसमें सबसे पहला कारण आता है पार्लियामेंट सुधार अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण था। उनमें भारतीयों को समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था और जिससे राजनीतिक असंतोष बढ़ता ही चला जा रहा था। दूसरा कारण देखें तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों का सफाया करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने उदारवादियों को खुश करने के लिए 1909 का सुधार अधिनियम पारित किया, परंतु सरकार के कठोर दमन चक्र के उपरांत भी उग्रवादियों का अस्तित्व बना रहा। 1916 में उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक हो गए और तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब आंदोलन की तीव्रता बढ़ने लगी। ऐसे में भारतीयों को शांत करना अनिवार्य हो गया था। थर्ड कारण है पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा सरकार ने मुसलमानों की वफादारी खरीदने और हिंदू मुस्लिम वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया था, परंतु बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके परिणाम स्वरूप मुसलमान भी अंग्रेजों के विरोधी बन गए और 1916 में कांग्रेस के साथ मिलकर स्वराज की मांग करने लगे। चौथा देखें तो युद्धकाल के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने अनेक घोषणाएं की, जिनमें युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को अधिक अधिकार देने की बातें सम्मिलित थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब भारतीयों को कुछ भी मिलता नजर नहीं आया तो उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया और भारतीयों के असंतोष को मिटाना आवश्यक हो गया था। पांचवा, तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में नई आशा का संचार किया। सरकार ने आंदोलन को जिस क्रूरता से दबाया का प्रयास किया था, उससे जन आक्रोश और अधिक बढ़ा और अब इन्हें शांत करना आवश्यक बना। सिक्स्थ कारण आता है 1909 के बाद सांप्रदायिकता का जहर मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ला भारतीयों में भी खोलने का प्रयास किया गया तथा उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे भी राजनीतिक असंतोष बढ़ा, इसलिए सुधारों की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट आता है मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय शासन प्रणाली को त्रुटिपूर्ण बतलाते हुए उनमें सुधारों की मांग की गई। इससे ब्रिटिश नेताओं को सोचने पर विवश होना पड़ा। आठवां, केंद्रीय विधान परिषद के 19 निर्वाचित सदस्यों ने भारतीय मंत्री को सुधारने के प्रयास का आवेदन भेजा था। और नाइन्थ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस लीग योजना के नाम से सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। नवंबर 1917 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू दिल्ली आए और उन्होंने गवर्नर जनरल चेम्बरफोर्ड के साथ भारत के प्रमुख नगरों का दौरा किया। मॉन्टेग्यू ने भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा मॉन्टेग्यू ने अपने अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी भेंट की तथा सुधारों के बारे में उनको सुझाव का अध्ययन किया। तत्पश्चात एक रिपोर्ट तैयार हुई और मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड रिपोर्ट कहलाती है। 8 जुलाई 1918 को यह रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, जहां तक संभव हो स्थानीय संस्थाओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, सरकार का कम से कम नियंत्रण हो। दूसरा था, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी जाए और प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली शक्तियां दी जाए। तीसरा, भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, किंतु केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए ताकि यह भारत सरकार को पहले से अधिक प्रभावित कर सके। चौथा, भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया जाए। पांचवा, सिख, ईसाई और एंग्लो भारतीयों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 1919 में पारित किया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित संवैधानिक परिवर्तन किए गए। पहला आता है गृह सरकार, भारत सचिव। फर्स्ट, इसके अंतर्गत देखें तो भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी कि शासन को 2 भागों में बांटना। एक भाग इंग्लैंड में कार्य करता था और दूसरा भारत में। शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था। इसमें 5 मुख्य अंग थे: सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव और भारत परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल।
इनमें भारत सचिव और भारत परिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। भारत सचिव भारत के शासन संबंधी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी। भारतीय राजस्व में से ही उनको वेतन मिलता था। इस प्रणाली के विरुद्ध भारतीयों ने अनेक बार विरोध प्रदर्शित किया। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड के कोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की शक्तियों में मामूली कमी की गई। प्रांतों में जो विषय प्रांतीय भारतीय मंत्रियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय कहा गया। जो विषय गवर्नर के पास रखे गए उन्हें रक्षित विषय कहा गया। हस्तांतरित विषयों में भारत सचिव का हस्तक्षेप निम्नलिखित बातों पर सीमित। प्रथम, ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा। सेकंड, ऐसे प्रश्नों का निर्णय करना जो प्रांतों द्वारा न सुलझ सके हो। थर्ड, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य सौंप गए हो उनकी देखभाल करना, उनसे उचित कार्य का समर्थन करना, केंद्रीय विषयों के शासन की देखभाल करना। नेक्स्ट आता है भारतीय हाई कमिश्नर, भारतीय नौकरियों और अपने ऋण लेने के अधिकारों की रक्षा करना। पांचवा, केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया। इस अधिनियम के पूर्व जो भी विधेयक केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं में प्रस्तुत किए जाते थे उनमें भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों से संबंधित विधेयक जैसे विदेशी मामले, सीमा शुल्क, सैनिक मामले, मुद्रा तथा सार्वजनिक ऋण आदि को छोड़कर शेष विषयों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रांतों के मामलों में के संबंध में यह निश्चित कर दिया गया कि किसी भी बिल को भारत सचिव के पास तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक कि गवर्नर जनरल उसकी स्वीकृति के बारे में कोई रुकावट उत्पन्न न करे। नेक्स्ट, भारत सचिव की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल को कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति करने से मना कर दिया गया। भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण पद कम करने पर रोक लगा दी गई। भारत परिषद के संगठन में भी सुधार किया गया। अधिनियम के पूर्व भारत परिषद का सारा व्यय भारत के राजस्व से वसूल किया जाता था। अब इस परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कार्यालयों के सभी खर्चे इंग्लैंड के खजाने से देने की व्यवस्था की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि भारत परिषद में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे, जिनमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत में सेवा करने का कम से कम 10 वर्ष अनुभव होगा। भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, उनका वेतन 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। हाई कमिश्नर, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। इससे पूर्व भारत सरकार के लिए स्टोरों की सभी आवश्यकताएं, वस्तुएं और मशीनें भारत सचिव लंदन में खरीदा करता था। इस अधिनियम में यह तय किया गया कि हाई कमिश्नर भारत सरकार की सभी वस्तुएं लंदन में खरीदेगा, आवश्यक वस्तुएं। इसके अतिरिक्त वह इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान देगा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति परिषद गवर्नर जनरल करता था और उसका वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। साधारणतः वह 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व हाई कमिश्नर द्वारा करवाने से भारतीय अनुभव करेंगे कि उनका सम्मान बढ़ गया है, किंतु भारतीयों ने इसकी नियुक्ति को कोई महत्व नहीं दिया। उपयुक्त परिवर्तनों का गृह सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस अधिनियम के बाद भी उसकी वैधानिक सर्वोच्चता ज्यों की त्यों बनी रही और गवर्नर जनरल और उसकी सरकार के सभी सदस्यों को गृह सरकार का आदेश मानना पड़ता था और उसी की नीतियों के अनुसार शासन चलाना पड़ता था। दूसरा पार्ट आता है केंद्रीय सरकार, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी। प्रथम, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और उसकी शक्तियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया। भारत की समस्त कार्यकारिणी शक्ति इस परिषद गवर्नर जनरल में निहित थी। गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले की भांति असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी रही। भारत की शांति एवं सुव्यवस्था के लिए वह भारत के सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अपने विशेष अधिकारों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा वित्तीय शक्तियों के कारण गवर्नर जनरल एक तानाशाह कहा जा सकता था। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व होता था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर सम्राट द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी। गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उसकी अनुशंसा पर भारत सचिव करता था। गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में कार्य का विभाजन करता और कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाता था। गवर्नर जनरल को कुछ विषयों में अपनी कार्यकारिणी परिषद की सम्मति ठुकरा देने का अधिकार प्राप्त था। ये विषय थे ब्रिटिश भारत के हित तथा उसकी शांति और सुरक्षा।
1919 के अधिनियम के अंतर्गत विदेश विभाग और राजनीतिक विभाग पर गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में कोई ऐसा प्रस्ताव जिसका संबंध सेना, देशी राजाओं आदि से हो तो बिना गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति पेश नहीं किया जा सकता था। असाधारण परिस्थितियों में ब्रिटिश भारत तथा उसके किसी भाग की शांति एवं उत्तम शासन के लिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश की अवधि 6 मास की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 7, जिसमें प्रधान सेनापति सम्मिलित। कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सदस्य की अर्हता में थोड़ा परिवर्तन। अब उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता था जो भारत के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी में 3 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश राज के अधीन कम से कम 10 वर्ष सेवा की हो। इसके परिणामस्वरूप कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन भारतीयों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। कार्यकारिणी परिषद केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अपनी भावी उन्नति के लिए गवर्नर जनरल की सिफारिश पर निर्भर, अतः वे किसी भी मामले में गवर्नर जनरल को असंतोष का अवसर देना नहीं चाहते थे। इस प्रकार कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का पूरा नियंत्रण था। केंद्रीय व्यवस्थापिका इस अधिनियम द्वारा पहली बार 2 सदनों वाली केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता था। प्रथम विधानसभा में 145 सदस्य, जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से, 30 सदस्य 30 मुस्लिम, 2 सिख, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार, 4 भारतीय वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 41 मनोनीत सदस्यों में से 26 सरकारी अधिकारी और 15 गैर सरकारी अधिकारी होते थे। राज्यसभा सेकेंड आता है, इसकी अधिकतम संख्या 60 निश्चित की गई, जिस सरकारी सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं। बाकी 40 सदस्यों में से 34 निर्वाचित, 19 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, 12 सांप्रदायिक क्षेत्रों में से, 3 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में से तथा 6 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई। विधानसभा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तथा राज्यसभा 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होती थी, किंतु गवर्नर जनरल इन सदस्यों को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता था। नेक्स्ट आता है विधानमंडल का कार्यक्षेत्र। विधानसभा केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से यह प्रांतों के लिए भी कानून बना सकती थी, किंतु यह 1919 के अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी तथा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध हो। केंद्रीय बजट सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता था, इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था, किंतु बजट के लगभग 85% भाग पर विधानसभा बहस तो कर सकती थी लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। शेष 15% भाग के बारे में विधानसभा किसी खर्च के लिए मना कर सकती थी, कोई कटौती नहीं कर सकती थी। विधानसभा किसी खर्च के लिए मना कर सकती थी अथवा कोई कटौती कर सकती थी, किंतु किसी रकम को बढ़ा नहीं सकती थी। कोई भी बिल जब तक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जाता कानून नहीं बन सकता। बजट राज्यसभा में उसी दिन पेश होता जिस दिन विधानसभा में पेश किया जाता था। अन्य वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किए जाते थे। वित्त विधेयक को राज्यसभा या बिल्कुल अस्वीकार कर सकती थी अथवा कुछ संशोधन सुझाव दे सकती थी, लेकिन राज्यसभा की अस्वीकृति या संशोधन के सुझाव से विधानसभा सहमत न हो तो गवर्नर जनरल अपनी विशेष शक्तियों के द्वारा उसे स्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधानमंडल का ढांचा अत्यंत ही दोषपूर्ण। गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं। विधानमंडल गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने, उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यह केवल सार्वजनिक हितों के मामलों में प्रस्ताव पास कर सकती थी, लेकिन इन प्रस्तावों को भी मानना न मानना गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। अतः विधानमंडल के पास प्रभुत्व शक्ति का अभाव था। यह केवल कार्यकारिणी को प्रभावित कर सकता था। गवर्नर जनरल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता था अथवा अपनी इच्छा अनुसार इसमें संशोधन कर सकता था। आपातकाल में वह अध्यादेश पारित कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन के मामलों में सर्वेसर्वा था और केंद्रीय विधानमंडल उसके सामने असहाय। शक्ति तथा राजस्व विभाजन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित तथा शासन संबंधी समस्त विषयों को 2 सूची में विभाजित किया गया।
केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची जो विषय दोनों सूचियों में सम्मिलित होने से रह गए वे केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आ सकते थे। जिन विषयों के संबंध में संपूर्ण भारत अथवा एक से अधिक प्रांतों में समान कानून की आवश्यकता अनुभव की गई उन्हें केंद्रीय सूची में रखा गया और प्रांतीय हित के विषय प्रांतीय सूची में रखे गए। केंद्रीय सूची में 47 विषय थे, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशों से संबंध, देशी रियासतों से संबंध, रेल, डाक व तार सिक्के तथा नोट, सैन्य संबंधी विषय, सार्वजनिक ऋण, दीवानी तथा फौजदारी कानून, सीमा शुल्क, रुई पर उत्पादन कर, नमक कर, आयकर आदि। प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए, जैसे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस तथा जेल, वन, सिंचाई, अकाल राहत, कृषि, भूमि कर, सहकारी संस्थाएं आदि। दोनों सूचियों के किसी विषय के संबंध में मतभेद होने पर निर्णय गवर्नर जनरल करता था। प्रशासनिक अधिकारों की भांति राजस्व के साधनों की भी 2 भागों में विभाजित केंद्रीय राजस्व में चुंगी, आयकर, रेल, डाक व तार, नमक, अफीम आदि रखे गए। प्रांतीय राजस्व में भूमि कर, चुंगी, सिंचाई, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन आदि थे। स्पष्ट है कि प्रांतों को राजस्व के अधिक साधन प्रदान नहीं किए गए